हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। ये जो हमारा लेक्चर है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर है। हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में सोल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टू कैलकुलेट पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, टाइप 2 हमने देखा, टाइप 3 देखेंगे। टाइप 1 में आपने देखा था e टू दी पावर ax प्लस by का फॉर्म अगर राइट साइड में हो तब टाइप 1। टाइप 2 में आपने देखा था कि अगर राइट साइड में साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट हो तब। और टाइप 3 में हम लोग देखेंगे कि अगर q इज इक्वल टू एक्स पावर m y पावर m, मतलब x इंटू वाई प्रोडक्ट में हो और उनकी कुछ पावर्स हो अलग अलग, तो हम किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड होता है एज पर एकेटी सिलेबस। पहला e टू दी पावर ax पे न्यूमेरिकल कभी कभी आते हैं, कभी कभी sin ax प्लस by या cos ax प्लस by पर आते हैं, और कभी कभी x पावर m y पावर n। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी 1-2 मेथड है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट इन 3 मेथड तक आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। पहले 2 हो चुके हैं, थर्ड आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो व्हेन q इज इक्वल टू एक्स पावर m y पावर n, तो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है हम लोग बेसिकली उस पर फोकस करेंगे। तो जो भी आपको गिवन इक्वेशन होगा उसको 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d d डैश के फॉर्म में लिख लेंगे इनटू x पावर m y पावर n के फॉर्मेट जो हमारा q की वैल्यू है यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं और उसका पावर -1 कर देते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम इसको एक्सपेंड कर सकें विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम, जैसा कि हम आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। इसलिए इसको ऊपर ले जाकर के लिख दिया x पावर m y पावर n। अब ये जो एक्सपेंशन है उस पर हमें ध्यान देना होता है कि इधर हम d अपॉन d डैश के फॉर्मेट में एक्सपेंड करें, यानी 1 माइनस d ऑफ d डैश बना ले, या d डैश अपॉन d बना ले। इसके लिए ये पावर बहुत मैटर करता है कि जो x का पावर है वो कितना है और y का पावर वो कितना है। तो नीचे 3 केसेस दी गई, प्लीज इस पे आप ध्यान से देखें। पहली केस है इफ m इज ग्रेटर देन n मींस द पावर ऑफ x इज ग्रेटर देन पावर ऑफ y। उस केस में ये जो फंक्शन आपको दिया गया होगा डिनोमिनेटर में f d d डैश का, इसको एक्सपेंड करेंगे d डैश अपॉन d के फॉर्मेट में। प्लीज कीप इन योर माइंड, ध्यान रखना, इफ पावर ऑफ x इज ग्रेटर देन पावर ऑफ y, m इज ग्रेटर देन n, तब आपको d डैश अपॉन d का फॉर्मेट बनाना है। इस एक्सपेंशन, इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जो d और d डैश का फंक्शन है। सेकेंड पॉइंट, इफ m इज लेस देन n, यानी द पावर ऑफ x इज लेस देन पावर ऑफ y, देन उस केस में 1 अपॉन f d डैश को एक्सपेंड करना है इन द पावर ऑफ d अपॉन d डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने किसके पावर में एक्सपेंड करना है। तो जब x का पावर बड़ा हो तो d डैश अपॉन d का फॉर्मेट एक्सपेंड करेंगे, जब y का पावर बड़ा हो उस केस में n बड़ा हो तो d अपॉन d डैश के फॉर्मेट में हमें एक्सपेंड करना है। तीसरी केस आती है कि जब दोनों का पावर इक्वल है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर y स्क्वायर दे दे या x क्यूब y क्यूब दे दे, यानी दोनों का पावर सेम दे दे, या सिंपली x इंटू y दे दे, दोनों का पावर 1 1 भी दे दे, तो उस केस में आप फ्री हैं इन दोनों में से किसी एक की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। इधर d डैश अपॉन d में एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर d अपॉन d डैश में एक्सपेंड कर सकते हैं। प्लीज ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बहुत ध्यान रखना है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन f d d डैश, क्योंकि उसी बेसिस पर हमें आगे सॉल्व करने को मिलेगा। तो देखते हैं इस मेथड के जो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेंगे, क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं। हमने एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया है, इसमें 2 बातें आपको पता चलेंगी। एक तो इनमें से कोई केस लगाऊंगा, दूसरी आपको अगर इमेजिनरी रूट आए, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरी ये भी थी कि सर अगर जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं अगर उसका रूट इमेजिनरी आए तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF कैसे लिखेंगे। तो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन हमने लिया ताकि वो भी आपको बता सकूं इसमें। ओके, तो स्टूडेंट देखिए जरा, d स्क्वायर प्लस 4d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू x स्क्वायर y पावर 4। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्योंकि ये ना तो पहले फॉर्मेट का है e टू दी पावर ax प्लस by का, और ना ही ये दूसरे फॉर्मेट का है sin ax प्लस by और cos ax प्लस by, ये इस फॉर्मेट का है। आप देख सकते हैं ये 3 फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीनों पे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिकॉज राइट हैंड साइड में नॉट इक्वल टू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, उसको निकालने के लिए जहां d है वहां पे m रखते हैं और d डैश के प्लेस पर 1 रखते हैं। तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस d डैश के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, m स्क्वायर प्लस 4, और पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में 0 लेते हैं तो इक्वेट कर दिया 0 के बराबर।
इसको सॉल्व करेंगे, राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, -4 आ जाएगा और आप देख सकते हैं इसको इधर ले जाएंगे प्लस माइनस √-4 आ जाएगा, तो माइनस की वजह से आई आ जाएगा और 4 का रूट 2 होता है, तो एक बार +2 आई और एक बार -2 आई। तो ये दो डिफरेंट अलग अलग आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिले। इसको आप M1 मान सकते हो, इसको आप M2 मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा पार्शियल डिफरेंशियल में ये आप अल्फा प्लस माइनस आई बीटा वाला फॉर्मेट जैसा ऑर्डिनरी में होता था वो नहीं लगाएंगे, अलग अलग रूट मानेंगे। माइनस वाले को एक रूट मान लेंगे M1 और इसको M2 मान लेंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन हमने लिया क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के बताए उनके रूट रियल हुआ करते थे, इधर रिपीटेड और नॉन रिपीटेड बट रियल थे। अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो एक को M1 और दूसरे को M2, माइनस वाले को M1 या प्लस वाले को M1, किसी को M1 किसी को M2 आप ले सकते हैं। बिल्कुल लिखेंगे उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1y प्लस M1x, तो यहाँ माइनस इसलिए माइनस आ गया। आप यहाँ भी इसको लिख सकते थे, इसको M1 मान सकते थे, इसको M2 मान सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो y माइनस M1x प्लस f2y माइनस M2x, M2 की वैल्यू 2y होगी। तो दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में किसी एक लेक्चर में बाय मिस्टेक यहाँ पे x पहले आ गया तो y बाद में, प्लीज उसको करेक्ट कर लेना, y पहले होता है और x बाद में होता है, प्लीज नोट दैट। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का दिए गए क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। आपने देखा कि अगर इमेजिनरी रूट हो तो भी हम उसको M1 और M2 की तरह ही मानते हैं। अब हमारा जो स्टार्ट होता है तरीका प्रोसेस कि PI कैसे निकालें, क्योंकि ये थर्ड केस है। अब ये जो ऊपर जो आपको बताया गया ना इसका हमें यूज करना है। तो जरा अगर हम ध्यान से देखें तो जो M की वैल्यू है दैट इज 2, अगर आप इससे कंपेयर करें तो x की वैल्यू M होती है, y की वैल्यू, और n की वैल्यू है 4, और ये क्लियर दैट है कि 2 इज ग्रेटर देन 4 है। तो आप जान सकते हैं जब 2 इज लेस देन 4 है, 2 लेस देन 4 यानी m लेस देन n, सेकेंड केस प्लीज ध्यान रखिए, m इज लेस देन n, तो उस केस में इस फंक्शन को हम एक्सपेंड करेंगे d अपॉन d डैश के फॉर्मेट में। d न्यूमरेटर में आएगा, d डैश डिनोमिनेटर में आएगा। प्लीज इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने क्या किया, d न्यूमरेटर में तभी आएगा जब आप d डैश को कॉमन लेंगे, इसलिए d डैश को कॉमन लिया। सपोज दैट अगर 4 यहाँ का x का पावर होता और y का पावर 2 होता, उस केस में m बड़ा होता है n से, तब आपने d स्क्वायर को बाहर लेना है ताकि d डैश न्यूमरेटर में आ सके। कब? जब इसका पावर x का पावर बड़ा होता तब, बट अभी y का पावर बड़ा है, तो जब y का पावर बड़ा है तो d न्यूमरेटर में आना चाहिए, d डैश डिनोमिनेटर में आना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स d डैश को हमने कॉमन लेना है क्योंकि d न्यूमरेटर में आना चाहिए, जैसा कि सेकंड मेथड में बताया गया है। तो अब आपको करना क्या है, इसको हमेशा 1 प्लस एक्स का फॉर्मेट बनाना है। बाइनोमियल थ्योरम लगाना होता है तो 1 प्लस एक्स इधर 1 माइनस एक्स, यही दोनों फॉर्मेट बनाना है। इसलिए 1 लाने के लिए पूरा टर्म ही ये कॉमन ले लिया, तो 4d डैश स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया, बिकॉज यहाँ पे 1 आए, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन थोड़ा इजी हो जाएगा, बाइनोमियल लगाना इजी हो जाएगा, और कोई मेथड तरीका नहीं है। और हमें दूसरा ये भी है कि d अपॉन d डैश के फॉर्मेट में भी बनाना है, तो आपने 4d डैश स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, बट ये d स्क्वायर अपॉन d डैश स्क्वायर साथ में 4 भी आ जाएगा। अब देखिए d ऑफ d डैश का फॉर्मेट बन गया, ये सेकंड वाला फॉर्मेट बन गया, d ऑफ d डैश, बिकॉज m इज लेस देन n, m मतलब 2 और n की वैल्यू 4, 2 4 से छोटा होता है, इसलिए सेकंड केस d न्यूमरेटर d डैश डिनोमिनेटर, बिल्कुल वैसा फॉर्मेट बन गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर आया होगा। क्यों d न्यूमरेटर d डिनोमिनेटर, ये प्रोसेस है, d डैश डिनोमिनेटर में आना चाहिए, प्रोसेस है बिकॉज m लेस देन है, ये वाली केस लगी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसीलिए ये 4d डैश कॉमन ले लिया पूरा ताकि 1 आ जाए, बाइनोमियल भी लगा सके आराम से, और d ऑफ d डैश भी बन जाए, d डिवाइडेड बाय d डैश भी बन जाए। तो ये आपने बाहर ले लिया, यहाँ पे आ गया। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो इसका पावर -1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर है, न्यूमरेटर में ले जाने पे पावर -1 हो जाएगा, ये अभी एज इट इज चल रहा है। अब इसको आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस इस पूरे को अगर आप x कंसीडर करें फॉर एग्जांपल, तो 1 प्लस x का पावर -1, 1 प्लस x का पावर -1, बाइनोमियल एक्सपेंशन तो अल्टरनेट साइन चेंज होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो ये माइनस आ जाता, तो 1 माइनस एक्स पावर -1 वाला एक्सपेंशन लगाते 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन चलता। तो प्लीज स्टूडेंट ध्यान रखना, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन जनरली इसमें यूज होता है। अब 1 प्लस एक्स के होल पावर -1, इसका एक्सपेंशन अगर करें, इसको x माने तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर चलेगा। इधर आते पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन 4d डैश स्क्वायर, जो कि यहाँ कॉमन था इसलिए बाहर हो गया। अब 1 प्लस इस पूरे को x मान लिया,
और आप देख सकते हैं तो ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस पूरे एक्स के जगह एक्स रख दिया, आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन आया। आगे का टर्म हमने नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप देखिए एक्स स्क्वायर जब इसके साथ इसका पावर 2 है, डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट होगा एक्स, तो 2 बार में तो कांस्टेंट आ जाएगा, तीसरी बार डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखते। तो जनरली आप भी ध्यान रखना, अगर आप डी ऑफ डी डैश का फॉर्मेट बना रहे हैं तो x का जितना पावर है मैक्सिमम उतने बार ही खाली इस एक्सपेंशन को यूज करना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को एक बार इसलिए यूज किया क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये d डैश का स्क्वायर न्यूमरेटर में और d बाद में होता तो y का पावर 4 बार था, तो इसको एक बार और करते ताकि उसका पावर 4 हो जाता, तो इसलिए आगे डॉट डॉट लगा दिया, स्क्वायर था इसलिए 2 खाली एक बार ही लिखा गया, ये बिल्कुल x के जगह रखा गया, 1 माइनस एक्स 1 माइनस ये पूरे को आपने x माना। ओके, अब ये टर्म क्या है, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इसके साथ भी आएगा, जितने भी हैं सबके साथ आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया, और आगे प्लस जो भी टर्म आएंगे उसके साथ डॉट डॉट लग जाएगा। प्लीज कीप इन योर माइंड, डी का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी डैश का मतलब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। 1 बाई डी का मतलब dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, 1 बाई डी डैश का मतलब dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इन बातों को हमेशा आपने ध्यान रखना है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो ये आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, ध्यान रखिए। अब आप देखिए पहले डी स्क्वायर को अप्लाई करते हैं जनरली न्यूमरेटर वाले पार्ट को, तो डी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हुआ कि 2 बार डिफरेंशिएशन। तो बेटा आप देख सकते हो एक्स, ये d जो है x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेगा तो ये खाली x स्क्वायर पे ही लगेगा, यानी d स्क्वायर x स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि एक d को बाहर रखा, एक d को x स्क्वायर के साथ रखा, सॉल्व करेंगे तो ये d और आप इसको देखेंगे 2x, d का मतलब डेल ऑफ डेल x 2x, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x का 1 तो खाली 2 बचेगा, अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे आप तो यहाँ पर खाली आपको 2 बचेगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा। देखिए इसीलिए d स्क्वायर x स्क्वायर को मिला के खाली क्या लिखा गया 2। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे 2 बच गया, एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो 2 आ गया, 4 डी डैश एज इट इज है, y पावर 4 बचा उस पे लगा दिया, आगे डॉट डॉट लिख दिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्स स्क्वायर y पावर 4 एज इट इज, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आप इसको देख सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 1/2 लिख दिया। अब 1/d डैश स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि 1/d है, ध्यान रखिएगा 1/d डैश है, तो 1/d डैश का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो y पावर 4 है, अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने, इस पे फोकस करिए। 1/d डैश स्क्वायर y पावर 4, तो 1/d डैश बाहर होगा, एक d डैश के बदले 1/d डैश के बदले एक बार इंटीग्रेट हो जाएगा तो y पावर 4 का इंटीग्रेशन y पावर 5/5, फिर 1/एक d डैश बचा उसका फिर से इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो y पावर 5 का y पावर 6 हो जाएगा, डिवाइड में भी 6 आएगा और पहले से 5 था तो 5 into 6 तो 30 आ जाएगा, तो y पावर 6/30। तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन पूरा 1/d डैश स्क्वायर y पावर 4 का आ गया, y पावर 6/30। 1/d डैश स्क्वायर मतलब हुआ कि सीधा सीधा y पावर 4 को 2 बार इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि 1/d डैश का स्क्वायर है, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा, इसलिए आफ्टर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y पावर 4 ये मिल गया y पावर 6/30। अब आगे के जो टर्म होंगे वो 0 मैंने क्यों लिखे आप देख सकते हैं, आगे टर्म 0 लिखने का कि ये d स्क्वायर था, आगे के टर्म आते तो ये अगले टर्म में d पावर 4 हो जाता है एक्सपेंशन में ना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आता है, d पावर 4 4 बार एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही तो आएगा, कांस्टेंट हो जाता है 0 होता है, इसलिए उसको आगे के सारे टर्म हमने क्या लिख दिए 0। प्लीज ध्यान रखिएगा, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से मैं बता दूंगा। ओके, तो y पावर 6/30 आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब इनको सॉल्व करते हैं, 30 into 2 30 into 2, ये हमारे पास y पावर 8, कहां से आया y पावर 8, आप सोच रहे हैं डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूं y पावर 8 कहां से आया। हमें ये नहीं भूलना है कि अभी एक 1/d डैश बाहर भी है, 1/d डैश स्क्वायर बाहर भी है, 1/4 को यहीं छोड़ेंगे, d डैश स्क्वायर का मतलब 2 बार y का इंटीग्रेशन, x का नहीं, बिकॉज ये पार्शियल की तरह चलता है, d होगा तो x वाला, d डैश होगा तो y के बारे में सोचेंगे, तो x स्क्वायर को इसी तरह छोड़ा, y पावर 4 को 2 बार इंटीग्रेट करेगा क्योंकि ये इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। ओके, तो 2 बार y पावर 4 को किया तो ये x स्क्वायर एज इट इज y पावर 4 का करेंगे तो y पावर 6/30 हमने y पावर 4 का करके इधर दिखाया था, उसी के हिसाब से y पावर 6/30 हो गया, 2 बार इंटीग्रेशन, और यही इंटीग्रेशन यहाँ भी चलेगा तो 1/2 एज इट इज, एक बार करेंगे y पावर 6 को तो y पावर 7/7, ध्यान रखिएगा, और ये 30 चल रहा है,
फिर y पावर 7 का करेंगे तो y पावर 8/8, तो y पावर 8 फाइनल इंटीग्रेशन, और ये इन सब का मल्टीप्लाई करके आपको 3360 आएगा, आप करके चेक कर लेना प्लीज। तो ये जो पावर चेंज हुई है 1/d² जो बाहर है ना, इसके वजह से हुआ, ये अंदर जाएगा तो इस y पावर 4 को भी इंटीग्रेट करेगा, और यही अंदर जाएगा तो y पावर 6 को भी इंटीग्रेट करेगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारे पास आया। आफ्टर सोल्यूशन 1/4 x² y पावर 6 अपॉन 30 माइनस y पावर 8, इसको मल्टीप्लाई करने पे 3360 आया। चेक कर लेना एक बार प्लीज आप। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 13440, और ये इसके साथ आ जाएगा 112 x² y पावर 6 माइनस y पावर 8। प्लीज फिर से मैं बोल रहा हूँ, x² को इंटीग्रेट नहीं करेगा क्योंकि ये d डैश है, इसलिए y पावर 4 और y पावर 6 को खाली y के फंक्शन को करेगा। अगर यहाँ पे d होता तो खाली x के फंक्शन को करता, y के फंक्शन को नहीं करता, इसको करता x² को, और यहाँ पर x नहीं है तो खाली dx का x हो जाता। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, d डैश था इसलिए y को किया और y पावर 6 को किया। तो सॉल्व करने के बाद आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया 1/13440, और ये 112 x² y पावर 6 माइनस y पावर 8। अब ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसमें कि q नॉट इक्वल टू 0 हो तो CF/TI दोनों लिखते हैं, मतलब z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ आया और पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वेशन थर्ड में आया, दोनों को ऐड करके लिख दिया। दिस इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। अभी इसमें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लास्ट मेथड बताऊंगा तो इसके क्वेश्चन 2-3 एक साथ प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो अभी के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच, प्लीज इसको ध्यान से करिए, और बहुत सारे आप कमेंट्स करके बताइए कि इसमें कहाँ कहाँ आपको दिक्कत लगी थी, और अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।